अस्सलाम वालेकुम, GTV के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस किसी काम न आया। बिजली के मुसलसल बहरान के बायस आवाम शदीद गर्मी में दोहरी अजियत का शिकार हैं। बड़े शहरों में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई, जबकि देही इलाकों के अवाम भी बिजली के बदतरीन बहरान से परेशान हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आज़म के अहकामात के बावजूद भी मुल्क भर में बिजली बहरान की सूरत हाल में बेहतरी न आई। गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफे के साथ लोड शेडिंग का दौरानिया कम न हो सका। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,793 मेगावाट तक पहुँच गया। इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावार 19,207 मेगावाट जबकि तलब 27,000 मेगावाट है, जिसके बाईस बेशतर शहरों में 14 से 16 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि बाज़ मकामात पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। दिन के साथ रात के औकात में भी बिजली की आग मचोली से शहरी दोहरी अजियत का शिकार है। जब बिजली नहीं होगी लोग मोटरें कहाँ से चलाएंगे, पानी कहाँ से आएगा, लोग बच्चों के पेपर हो रहे हैं, गर्मी में बैठ कर वो रात दिन पढ़ते हैं, इतना जुल्म हो रहा है। लोड शेडिंग इतनी है, दो घंटे बाद 1 घंटे की जा रही है लाइट, दो घंटे के। लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। लोड शेडिंग का तो यही मसला है कि 2 घंटे होती है, नहीं होती और 1 घंटे होती है, यही मसला होता है उनका। और हम भी यार पढ़ाई वगैरह करते हैं तो बिजली की वजह से हम रात को पढ़ाई भी नहीं कर सकते। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा शुरू है। हुकूमत से ये अपील है कि लोड शेडिंग की चीज़ें बिजली पे अलग एक्शन लिया जाए। पंजाब में भी गर्मी के मारे बदतरीन लोड शेडिंग से तंग आ गए। इस्लामाबाद में कम से कम 8 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई, जबकि ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया इससे ज्यादा है। लाहौर में हुकूमती दावों के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। कई घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। UPS भी जवाब देने लगे हैं। शहरी कहते हैं कि रात को सो नहीं पाते। आपको लाहौर से अपडेट कर रहे हैं कि वहां पर कई घंटों तक लोड शेडिंग है। शहरी कहते हैं कि वो सो नहीं पाते। UPS भी जवाब दे जाते हैं। लाहौर में हुकूमती दावों के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया जा सका। कई घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, लोड शेडिंग की मजमूई सूरत हाल क्या है, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयानात और वफाकी हुकूमत की दावों के बावजूद हमने देखा कि लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है उस पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। आज भी जो है हमने देखा गुज़श्ता 1.5-2 माह से जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी था, शुरू हुआ था, वो अभी भी जारी है। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है शहर का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। तो आज भी महकमा मौसमियात ने 45 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया। मगर अब भी हमने देखा कि रात भर जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जो मुसलसल जारी है। और इस वक्त भी लाहौर के मुतअद्दिद ऐसी सब डिवीजन्स हैं जहाँ पर कई घंटे से लोड शेडिंग की जा रही है और शहरी इस वाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि जैसे ही किसी भी इलाके में गैर एलानी लोड शेडिंग होती है तो मामूलात ज़िंदगी जो है मुअत्तल हो जाता है, कारोबारी लोग जो परेशान हो जाते हैं, पानी नायाब हो जाता है और रात को शहरों का कहना है कि ना सो सकते हैं और दिन को जो वो काम नहीं कर पाते। यही सूरत हाल अगर रही तो शहरियों का कहना था कि काम काज पर जाना और घरों में रात को सोना या घरों में आना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इंतजामिया को चाहिए कि कम से कम गैर एलानी लोड शेडिंग को ख़त्म करके एक शेड्यूल जारी कर दे, ताकि शहरियों को पता हो कि किस टाइम लाइट जानी है और किस टाइम लाइट आनी है, क्योंकि जैसी लाइट जाती है पानी नायाब होने से बहुत सी मुश्किलात का शहरियों को सामना करना पड़ता है। अलबत्ता इस वक्त जो है स्कूल तो बंद है। इंतजामिया को चाहिए कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का शेड्यूल वाज़ेह कर दे। वहीद गुज्जर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब कराची में कलेक्ट्रेट ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 16 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोगों को सख्त परेशानी का सामना है। लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को घरों में पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर से। जी वसीम, बताएगा कि इस इलाके में कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और आवाम का क्या कहना है? आज ही देखें, बिल्कुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग के ऊपर जो वाज़ेह अहकामात दिए गए थे उस पर कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी जो है वो इलेक्ट्रिक के CEO से मिले थे और उन्होंने कहा था कि बिजली की लोड शेडिंग को कम से कम किया जाए, मगर शहर में अभी तक वही सूरत हाल है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जिसमें सुलझा बाज़ार है, माटन क्वार्टर्स है, गुलिस्तान जौहर है, लियाकताबाद है और इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं वहाँ भी अभी तकरीबन 8 से 10 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। कोई पुरसाल हाल नहीं है, शहरी परेशान है। उनका ये कहना है
کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانی کا بھی جو ہے وہ مسئلہ ہوا ہے، اور جو اس گرمی کی شدت میں جو ہے وہ بچے گرمی سے جو ہے وہ گھروں میں بلبلا رہے ہیں۔ شہری جو ہے وہ دوہری اذیت کا شکار ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ریلیف شہریوں کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ جی، پشاور میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ مزید بتا رہے ہیں نواب شیر۔ جی نواب۔ جی بالکل، پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے، جس نے عوام کا جینا جو ہے وہ حرام کر رکھا ہے، اور شہری جو ہے وہ کافی زیادہ تنگ آ چکے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، آپ لوگوں کے علاقے میں کتنی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور کیا مشکلات ہیں؟ مشکلات تو بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے تو پرابلم بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آلریڈی پہلے گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی، ابھی بجلی کی زیادہ ہو گئی ہے۔ آرام ہی نہیں ہے، دن کو لوگ کام سے آتے ہیں گرمیوں میں تو بجلی نہیں ہوتی، رات کو بھی آرام بالکل نہیں ہے۔ بس مسئلہ تو یہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہو سکتے ہیں میں بھی یہ حکومت آ جائے کچھ مسئلے حل ہو جائے، لیکن کچھ نہیں ہوا، بلکہ دن پہ دن لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے۔ بس ہم تو حکومت سے یہی ریلیف بات کرنا چاہتے ہیں کہ پلیز کائنڈلی کچھ مہربانی کر کے ریلیف لے آئے بجلی میں۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ موجودہ حکومت سے جو ہے وہ ان کو کافی توقعات ہے کہ وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے، لیکن موجودہ حکومت میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ طویل سے طویل ہوتی جا رہی ہے، اور شہریوں کے مشکلات میں جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو شہری جو ہے وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں تاکہ ان کو کچھ ریلیف مل سکے۔ جی، پشاور کے بعد رخ کریں گے کوئٹہ کا۔ کوئٹہ میں بجلی کی طویل بندش کے باعث کاروباری سرگرمیاں متاثر ہیں۔ پرنٹنگ کے کام سے وابستہ افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں محمد فیضان خان۔ جی محمد فیضان، بتائیے گا۔ جی ہاں بالکل، کوئٹہ میں بھی ملک بھر کی طرح طویل دورانیے کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جس کی وجہ سے جنگ گھریلو صارفین متاثر ہے۔ وہیں کاروباری حضرات بھی جو ہے وہ بھی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت میں پرنٹنگ پریس کے کارخانے میں موجود ہوں، یہاں پر بھی بجلی جو ہے اس وقت بھی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کا جو کاروبار ہے خاصا متاثر ہو رہا ہے۔ اس وقت پرنٹنگ پریس والے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کتنی پریشانی ہو رہی ہے، کیا کہیں گے کتنی پریشانی ہو رہی ہے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے کام پہ؟ سر ہماری لائٹ جو ہے نا پہلے تو کم جاتی تھی، ابھی یہ جو نئی حکومت آئی ہے اس میں تو ہمیں کچھ زیادہ ہی لائٹ سے مسئلے آ رہے ہیں، کیونکہ جس ٹائم دیکھیں لائٹ بند کر دیتے، پہلے 1 سے 2 جاتی تھی، ایک ٹائم ہوتا تھا، اب صبح میں بھی بند ہوتی ہے، اس ٹائم میں بھی بند ہے، ابھی دوپہر کو بھی جائے گی۔ بعض اوقات تو ایسے ہوتے صبح چلی جاتی ہے تو شام تک نہیں آتی، ہمیں جو ہے نا کام بھی کرنے میں بہت دقت ہوتی ہے، بہت مسئلے پیش ہوتے ہیں، گراہکوں کا سامان جو وقت پہ نہیں ہوتا، گراہک لڑ کے جاتے ہیں، اس سے ہمارے کاروبار پہ بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ جی، آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ طویل دورانی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کا جو کاروبار ہے خاصا متاثر ہو رہا ہے۔ وقت پہ جو انہیں آرڈر ملتے ہیں وہ بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں کاروباری حضرات نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ جو بجلی کی طویل دورانی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کا نوٹس لے اور اسے فوری طور پر ختم کرے۔ جی، حکومت نے آج سے ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 3.5 گھنٹے پر آنے کا دعویٰ کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ 16 جون سے لوڈ شیڈنگ 3 گھنٹے اور 30 جون سے لوڈ شیڈنگ 2 گھنٹے سے بھی کم کر دی جائے گی۔ لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ 16 جون سے یہ 3 گھنٹے سے انشاءاللہ کم ہو جائے گی، اور اس کے اگلے مرحلے میں پہلی 30 جون سے جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ انشاءاللہ 2 گھنٹے سے بھی 1.5 گھنٹے کے لگ بھگ انشاءاللہ ہوگی۔ آج ہم 21,000 میگا واٹ بنا رہے ہیں، یعنی 4,000 کی شارٹیج ہے۔ یہ تقریباً 4 گھنٹے سے کچھ زیادہ یومیہ یہ لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ بجلی کی ڈیمانڈ ہے وہ 25,000 میگا واٹ سے بڑھ چکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں وفاقی بجٹ کی تیاری اور مہنگائی پر بھی بات ہوگی۔ اجلاس میں لوڈ شیڈنگ پر بریفنگ اور اہم فیصلے لیے جائیں گے۔ وفاقی کابینہ 3 جون کو ہونے والے ECC فیصلوں کی توثیق کرے گی، جبکہ الیکشن کمیشن کی سالانہ رپورٹ 2021 بھی کابینہ میں پیش کی جائے گی۔ اب کچھ بات کریں گے مہنگائی کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے بعد مہنگائی کا طوفان آ گیا۔ اشیاء خورونوش کی قیمتیں بڑھنے کے باعث غریب عوام کا جینا مشکل ہو گیا۔ شہریوں نے مہنگائی کی بڑھتی رفتار سے تنگ آ کر حکومت کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں جینے کا حق دو۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ موجودہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کیا بڑھائی، ہر شے مہنگی ہو گئی۔ دکاندار سے لے کر دہاڑی دار مزدور تک ہر کوئی مہنگائی سے پریشان ہے۔
عوام پہلے ہی مشکل میں تھی، ابھی تو کافی زیادہ مشکل میں آ گئی ہے، کیونکہ جب پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے ہر ایک چیز مہنگی ہو جاتی ہے، تو کرائے بڑھ گئے ہیں، ہر ایک چیز بڑھ گئی ہے۔ حکومت مہنگائی کو قابو میں لانے کے دعوے تو کر رہی ہے، لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اثر اشیاء خرد و نوش پر بھی پڑا ہے، اور دال، چاول، آٹا اور گھی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ شہری حکومت کے فیصلوں پر کڑی تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ میں آج اپارا سے یہاں پہ بیٹھ کے آیا ہوں، 40 روپے اس نے کرایہ ایک وین والے نے لیا ہے۔ پارا سے پریس کلب سپر مارکیٹ کے سامنے 40 روپے کرایہ ویگن والے نے لیا ہے۔ ہر گاڑی والا سواری سے لڑ رہا ہے، سواری گاڑی والے سے لڑ رہی ہے، لوگوں کو انہوں نے جینا آرام کر دیا ہے۔ 400 روپے سے 500 روپے کا دیہڑی دار مزدور کیسے کھانے پینے کا بندوبست کرے اور اپنے بچوں کو تعلیم دلوائے؟ مہنگائی سے پریشان شہریوں نے کھانا ایک وقت تک محدود کر دیا، جبکہ کئی افراد نے بچوں کو اسکول سے واپس بلا لیا۔ میں خود ٹیکسی چلا رہا ہوں، جس سے 200 روپے مانگتے تو وہ جو ہے نا 210 کا پیٹرول ضائع ہو جاتا ہے۔ میرے 7 بچے ہیں، کہاں سے رپورٹ کروں؟ مہنگائی کو ایک ماہ میں کم کرنے کا دعویٰ کرنے والے حکمرانوں کو چاہیے کہ ضروری استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے لیے سنجیدہ فیصلے لیں تاکہ عام شہریوں کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ مہنگائی نے ہر شے پر اپنا رنگ جما لیا ہے۔ پیٹرول، گھی، تیل، سبزی، گوشت، انڈے سمیت ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے۔ محنت کش طبقے کے مسائل مہنگائی سے مزید بڑھ گئے ہیں، تو وقت کی روٹی تو کیا، ایک وقت کے کھانے کا بندوبست کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تفصیلات جانیے وقار شوکت کی اس رپورٹ میں۔ موجودہ حکومت اقتدار میں کیا آئی، پیٹرول، کوکنگ آئل سمیت تقریباً تمام اشیاء خورونوشی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ پیٹرول کی قیمت 210 روپے اور بجلی کے ریٹس بڑھنے سے دیگر اشیاء ضروریہ بھی عوام کی دسترس سے دور ہو گئی۔ عوام کا کہنا ہے کہ پیٹرول پورا کریں، بجلی کا بل ادا کریں یا پھر گھر کا کچن چلائیں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ غریب ہے جو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتا، ان کو ایک دہاڑی ملتی ہے جس میں 600-700 دہاڑی ہے، 600 کا گھی بھی نہیں آتا۔ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، پیٹرول ڈلوائیں، اپنا خرچہ پورا کریں، گھر سے خرچہ بھیجتے ہیں، وہ 1 منتھ کا خرچہ بھیجتے ہیں تو وہ 10 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دن بھر کی سخت محنت کے بعد 500 سے 800 روپے کی دہاڑی لگنا بھی بڑی بات ہے۔ ایسے میں مہنگائی کا طوفان کسی دوہرے عذاب سے کم نہیں۔ حکومت کو بڑھتی مہنگائی کے سدباب کے لیے فوری اور ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین محمد اکرم کے ساتھ وقار شوکت، جی ٹی وی، لاہور۔ لاہور کے بعد رخ کریں گے راولپنڈی کا۔ راولپنڈی میں سبزی فروش من مانی قیمتوں پر سبزی فروخت کرنے لگے۔ گرہ فروش کہتے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے ریٹ لسٹ ہی دن 3 بجے مہیا کی جاتی ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی میں حکومت کی دی ہوئی ریٹ لسٹ کے مطابق سبزیاں فروخت نہیں کر سکتے۔ مزید بتا رہی ہیں آفتاب جہان۔ جی آفتاب، بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان ایک امڑ آیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہی بڑھتی ہے، دیگر ایشیا کی چیزیں بھی جو ہے ان کو بھی پڑ لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو روزمرہ استعمال ہونے والی سبزیاں جو ہے ان کی قیمتیں بھی جو ہے وہ بھی آسمان سے باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو گرام فروش ہے وہ بھی جو ہے وہ پھر اپنی منمانی جو ہے وہ کرنے لگتے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے دی جانے والی ریٹ لسٹ سے یہاں پہ جو سبزی فروش ہے وہ بھی ناخوش ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ریٹ لسٹ حکومت ان کو دے رہی ہے اس حساب سے اگر وہ سبزیاں بیچے تو وہ بھی اپنا گزر بسر جو ہے وہ نہیں کر سکتی ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم جانیں گے کیا کہنا چاہیں گے۔ جو ریٹ لسٹ حکومت ان کو دیتی ہے اس پہ یہ آپ لوگوں کو سبزیاں فروخت کرتے ہیں؟ مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، مگر جن کو جو ریٹ دیے جاتے ہیں وہ ریٹ یہ مناسب نہیں ہوتے۔ گورنمنٹ تو ریٹ دے دیتی ہے اس ریٹ پہ سیل کریں، مگر یہ نہیں کر سکتے، یہ کہہ دیتے ہیں ادھر ہم ریٹ اس ریٹ پہ نہیں دے سکتے۔ جو شہری ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو سبزی فروش ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ حکومت جو ریٹ لسٹ ان کو دے رہی ہے اس حساب سے اگر وہ سبزیاں فروخت کرتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ خاصا نقصان ہو رہا ہے۔ سبزی فروشوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اس حساب سے اگر بیچیں تو دن کی جو دہاڑی ہماری 700 کی ہوتی ہے اور گھی کا پیکٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ 600 کا گھی کا پیکٹ ایک ہو گیا ہے، تو وہ بھی اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنا اس مہنگائی کے دنوں میں جو ہے وہ مشکل ہو گیا۔ تو یہاں پہ گرام فروش جہاں پہ اپنی منمانیاں کریں وہاں پہ سب کے لیے اس مہنگائی کے دور میں جو ہے وہ زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جی، ڈریپ نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ سی ای او ڈریپ ڈاکٹر عاصم رؤف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی خبریں من گھڑت ہیں۔ ڈریپ کی جانب سے ایسی کوئی سمری نہیں بھجوائی گئی۔ ڈریپ کی ٹیمیں انسپیکشن کے لیے فیلڈ میں موجود ہیں۔ مہنگی ادویات بیچنے والوں کے خلاف فوری ایکشن لیا جاتا ہے۔
महंगाई ख़त्म करने के दावे करने वाली सियासी जमातें अवाम पर महंगाई के मुसलसल वार करती रहीं। गुज़िश्ता 4 साल अवाम पर भारी रहे। पीटीआई हुकूमत के आगाज़ से शुरू होने वाली महंगाई आज शहबाज शरीफ के दौर में आसमान से बातें कर रही है। इस्लामाबाद से सोहले अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। महंगाई से परेशान शहरी हर दौर में परेशान रहे। वफाकी दायरा-ए-शुमारियात के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3.5 साल में महंगाई तेजी से बढ़ी। चीनी औसत 33 रुपए फी किलो महंगी हुई। दाल चना 48 रुपए 94 पैसे फी किलो। बकरे का गोश्त औसत 427 रुपए 57 पैसे और गाय का गोश्त 219 रुपए 58 पैसे फी किलो महंगा हुआ। ताज़ा दूध 30 रुपए 17 पैसे फी लीटर और दही की कीमत में 31 रुपए 44 पैसे फी किलो का इजाफा हुआ। नियाज़ी सरकार में बिजली चार्जेस में 4 रुपए 93 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 827 रुपए, पेट्रोल 87 रुपए से बढ़कर 149 रुपए का हो गया। महंगाई का खात्मा करने का नारा लगाने वाली इत्तेहादी हुकूमत के 2 माह पिछले 3.5 साल से भी भारी पड़े। 2 माह में पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए का इजाफा हुआ। 149 रुपए से 209 रुपए फी लीटर हो गया। गैस 45% और बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 91 पैसे का इजाफा हुआ। यूटिलिटी स्टोर पर घी 208 रुपए फी किलो महंगा हो गया। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह बढ़कर 14% तक जा पहुंची। सिर्फ एशिया खुर्दनोश से मुतालिक महंगाई की शरह 20% हो चुकी है। सोहले अब्बासी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं कि कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है। डायरेक्टर जनरल कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद अली शाह का कहना है कि सरजानी सेक्टर्स की हाउसिंग स्कीम के कई एकड़ जमीन कब्जा माफिया से वागुजार कराने के बाद अलॉटीज को हैंड ओवर करने के लिए तैयार हैं। हमारे नुमाइंदे असगर अजीम इस वक्त DG KDA के साथ ही मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी असगर। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर जनरल KDA मोहम्मद अली शाह साहब, जिन्होंने अपने अख्तियार जब से यहाँ से 4 संभाला है। कई ऐसे काम थे जो पेंडिंग में थे और काफ़ी अरसों से लोग परेशान थे, खासकर जो यहाँ के स्टाफ के मसाइल थे, पेंशन के मसाइल थे, जो 2020 तक जो है वो सॉल्व हो गए हैं और अब करंट जो है पेंशन के जाने जो है इनका स्टेप है। इसी तरीके से सर क्या प्लान है इस हवाले से कि आप कैसे इन काबजियों से जान छुड़ाएंगे? हमें यहाँ पर जो कंप्लेन मौसूल हुई थी वो हुई थी सरजानी के इलाके में। तो सरजानी के इलाके में जो सेक्टर्स थे 15-16 उधर तो हमने इंक्रोचमेंट ड्राइव करा के उनको खाली करा दिया। अलॉटियों से भी हमारी दरख्वास्त है कि आके अपने कब्ज़ा ले लें और वहाँ पे अपने जो है मकानों की तामीरात शुरू कराएं। इंशाल्लाह वहाँ तरक्याती काम भी जल्दी शुरू कराए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई और इंक्रोचमेंट हमें मालूम, हमने रिपोर्ट्स कॉल की हुई हैं फील्ड ऑफिसर से, जैसे ही आती हैं तो इंशाल्लाह जुम्मेवार चीफ सेक्रेटरी साहब के पास एक मीटिंग हो रही है हर फ्राइडे को, उसमें हम उसको टेकअप करेंगे, सपोर्ट लेंगे एशियन गवर्नमेंट से भी, पुलिस की, एंटी इंक्रोचमेंट की, रेंजर्स की, और इंशाल्लाह उसको वागुजार करा के लोगों के हवाले करेंगे जिनको हमने प्लॉट अलॉट किए हुए हैं। उसकी लीगल वेटिंग करा रहे हैं कि ऐसा काम ना हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की उदोली हो जाए, तो उस चीज़ को भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। यह सैयद मोहम्मद अली शाह साहब जो फरमा रहे हैं कि KDA की जो ज़मीनें हैं उन पे जो है इंक्रोचमेंट ख़त्म होने का बाकायदा आगाज़ हो गया है और जिन ज़मीनों पे कब्ज़ा ख़त्म हो गया है उसके अलॉटीज़ आएँ, अपनी ज़मीन का कब्ज़ा अज खुद एज़ पर कानून लें और कोई ऐसा इकदाम ना उठाया जाए जो कि अदालत के दायरे से बाहर हो। जी। सिंध हुकूमत की गफलत के बायस कराची गुलिस्तान जौहर का बरसाती नाला मौत के कुएं में तब्दील हो चुका है। 1 किलोमीटर से ज़ायद तवील नाला जगह जगह से कई अरसे से टूटा हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वजीहुद्दीन से। जी वजी बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं जौहर चौरंगी के से पहलवान मोड़ जाने वाले रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे हम देखेंगे जो नाला बनाया हुआ है वो काफ़ी अरसे से जो है टूटा हुआ है, लेकिन इसकी मुरम्मत के लिए अब तक जो है हुकूमती नुमाइंदों ने यहाँ पे काम शुरू नहीं किया, जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हादसा भी जो है रोनुमा होने लगे हैं। यकीनन तौर पर यहाँ पे जो है रात में जो है बताया गया कि लाइटें भी नहीं चलती, जिसके बाद जो है काफ़ी मोटरसाइकिल वाले जो है यहाँ पे गिर भी चुके हैं और ज़ख्मी भी हो चुके हैं। यहाँ की अगर मैं आपको मनाजिर दिखाऊँ, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ के मनाजिर दिखाएँ, तो यहाँ पर ये सूरत हाल हो चुकी है कि जो इस नाले की जो बाउंड्री है वो मुकम्मल तौर पर जो है टूट चुकी है काफ़ी जगहों से, लेकिन अब तक हम देखेंगे इस नाले के लिए मुरम्मत के लिए कोई भी काम शुरू नहीं किया गया। साथ साथ अगर दूसरी तरफ हम देखें तो दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वहाँ पे जो है रोड भी जो है नाले के अंदर धंसने लगी है, लेकिन अब तक जो है इस रोड की तामीरात के लिए, मुरम्मत के लिए कोई भी जो है काम शुरू नहीं किया गया है। ये नाला पूरे तौर पर जो है खुला हुआ है। इस पर बताया जा रहा है कि अमूमन तौर पर जिस पे हादसा भी हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो है कई अरसा गुजर चुका है इस नाले को टूटे हुए, लेकिन अब तक इस पर जो है हुकूमती सतह पर कोई भी जो है काम नहीं किया जा रहा। जब हमारी शहरियों से बात हुई, शहरियों का कहना है कि ये नाला जो है काफ़ी अरसे दराज से टूटा हुआ है और काफ़ी लंबा ये नाला है, लेकिन यहाँ पर जो है अब तक कोई भी जो है नाले की मुरम्मत के लिए काम शुरू नहीं किया गया, जिसके बाद शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिखाई देते हैं। जी।
कराची में यूनिलीवर पाकिस्तान की जानिब से माहौलियाती तब्दीली के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यूनिलीवर ने अपने ऑपरेशंस में सालाना इस्तेमाल होने वाले 50% प्लास्टिक के बराबर फजला को जमा करके रिसाइकिल किया है। कंपनी साल 2025 तक मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक न्यूट्रल होने के अज़्म का इरादा रखती है। कंपनी ने इंडस्ट्री, हुकूमत और तरक्याती शोबे से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ शराकत दारी कायम की है। CEO यूनिलीवर पाकिस्तान आमिर पराचा का कहना है कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के से बचाने के लिए हम सबको मिलकर इज्तिमाई तौर पर काम करने की ज़रूरत है। अब कुछ बात करेंगे अमन अमान की। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी में 2 भाई नहर में नहाते हुए डूब गए। भाइयों अब्दुल वहीद और अब्दुल वदूद नहर में नहाते हुए गहरे पानी में जा गए। तेज़ लहर दोनों भाइयों को बहा कर ले गई। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें नहर से निकालकर वुरसा के हवाले कर दी हैं। फैसलाबाद की तहसील तानियावाला में आशना ने खातून को कुल्हाड़ियों के वार करके शदीद जख्मी कर डाला। नवाही गांव चक नंबर 599 में मुलजिम फरार खातून मक्खान बीबी को घर में अकेला पाकर पहुंच गया और खातून के सर पर कुल्हाड़ियों के वार करके फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम और खातून के ताल्लुकात थे। खातून के तर्के ताल्लुक पर मुलजिम मुश्तल हो गया। जख्मी खातून को तशवीशनाक हालत में THP अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। कराची में खिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम लाखों पढ़े लिखे और बासलाहियत नौजवानों के लिए बनो काबिल प्रोजेक्ट मुतारिफ करवा दिया गया। प्रोजेक्ट की तारुफी तकरीब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने शिरकत की। वाजिद अली खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में खिदमत फाउंडेशन की जानिब से यूथ के लिए बनो काबिल प्रोजेक्ट के शानदार तारुफी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तारुफी प्रोग्राम में बासलाहियत नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नौजवान अपने बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए इंतहाई खुश दिखाई दिए। तकरीब से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बनो काबिल प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को अपनी फैमिली और मुल्क और कौम के लिए मुफीद बनाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत इब्तिदाई तौर पर 3 और 6 माह के मुख्तलिफ कंप्यूटर कोर्सेज मुतारिफ कराए जाएंगे। ये प्रोग्राम लॉन्च ही इसलिए कर रहे हैं कि हम आपको बाइख्तियार, काबिल और ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट भी बने, आप अपने लिए भी, अपने वालिदैन के लिए, अपने घर वालों के लिए सहारा बने। इसके नतीजे में इंशाल्लाह ये एक ऐसी क्रेडिबिलिटी बनेगी कि जिससे आप इस पूरे प्रोजेक्ट को मल्टीप्लाइंग इफेक्ट के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि जो रियासत अवाम को बुनियादी सहूलियात ना दे सके उसके खिलाफ जिद्दोजहद, जिम्मेदारी और इबादत है। कैमरामैन अदील शरीफ के साथ वाजिद अली खान, GTV कराची। कोयटा में खुसूसी अफराद के लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। कोयटा के माजूर अफराद ने अपनी खुदादाद सलाहियतों से सबको हैरान कर दिया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 200 से ज़्यादा खुसूसी अफराद ने शिरकत की। खुसूसी अफराद ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल को खुशाइंद करार दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से मोहम्मद फैजान खान। कोयटा में महकमा खेल और नौजवानान बलूचिस्तान और निजी फलाई तंजीम की जानिब से 2 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज हो गया। फेस्टिवल के पहले रोज खसूसी अफराद ने बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल के मुकाबलों में हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले खसूसी अफराद ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल को खुशाइंद करार दिया। अफराद बहम माजूरी ज्यादातर घरों तक महदूद होते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं होते कि वो लोग सामने आए, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ताकि वो भी इस माशरे का हिस्सा बन सके और जो है उनके अंदर जो टैलेंट है उसको बरूकार लाए। हम दुनिया को ये बता दें कि अब जितने भी अफराद बामाजूर है वो किसी से कम नहीं, उनमें टैलेंट है। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो दुनिया को ये साबित कर दिखा सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं है। और बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह के इवेंट में आने में, और इस तरह के इवेंट्स माजूर अफराद के लिए होने चाहिए। मुंतज़मीन कहते हैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मकसद अफराद बाहम माजूरी को तफरीह का मौका फराहम करना है ताकि वो अपनी सलाहियतें दिखा सकें। इसमें ब्लाइंड एसोसिएशन के बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया है, डेफ कम्युनिटी जो है हमारी वो मौजूद है। इसके अलावा जितने भी हमारे व्हीलचेयर यूज़र्स हैं, बैसाखी यूज़र्स हैं, उन सब के लिए जो है ये मुख्तलिफ किस्म के गेम्स हैं जिसका इनेकाद किया गया है। ये अफराद माशरे का एक हिस्सा है और इनको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है ताकि एक तो इनकी जिस्मानी वर्जिश हो, दूसरा इनकी थोड़ी हौसला अफजाई हो। ये जो मायूसी के शिकार है उस मायूसी से ये लोग इसी तरह निकलेंगे कि अगर इन्हें मौके दिए जाएंगे ज़िंदगी के उसमें फील्ड में। खसूसी अफराद स्पोर्ट फेस्टिवल 2 रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन खलीलुल्लाह के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़ कोयटा। टंडोवाला यार की गलियां सीवरेज के गलीज पानी में डूब गईं। ख्वाजा गरीब नवाज कॉलोनी और ख्वाजा अजमेर कॉलोनी में अरसा दराज से बदहाली का शिकार सीवरेज सिस्टम इलाका मकीनों के लिए वबाल बन गया है। इलाका मकीन कहते हैं वोट मांगने आने वाले हमारा हाल पूछने को भी तैयार नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं तुफैल अहमद कंबरानी।
टंडोलिया गरीब नवाज कॉलोनी और ख्वाजा अजमीर कॉलोनी में गंदा पानी घरों के सामने कई माह से खड़ा है, जिससे इलाके में ताफन फैलने से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही है। जहीर कश्मीरी, फहीम अंसारी व दीगर इलाके मकीनों ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे इलाके में अरसा हो गया है नालों का गंदा पानी जमा है, अब तो वो पानी कई फुट तक आ गया है। हमें डर है कि हमारा कोई बच्चा इस गंदे पानी में गिर न जाए। पानी के अंदर और इतराब में बिजली की तारें भी गिरी हुई है, जिससे किसी वक्त कोई जानी नुकसान हो सकता है। हमारे वार्ड से साबिक वाइस चेयरमैन शाहिद जाफर कायम खानी कामयाब हुए थे, उन्होंने वादे किए पर उनका एक भी वादा वफा न हो सका। जबकि सूबाई वजीर वक्फ एंड सर्विस सैयद ज़ियाबाद शारिस भी इलेक्शन के टाइम पर हमारे इलाके के दौरे किए और हमें उम्मीद दिलाई कि कामयाब होने के बाद आपके इलाके के मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन हमारे इलाके की हालत यूं के तू ही है। अब तो वोट लेने वाले हमारे हाल को पूछने को तैयार ही नहीं है। मेहरबानी करो ये नाले बना दो, ये गंद खत्म हो जाएगा। ये 1994 से पानी इधर खड़ा 30 साल हो गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि उम्मीदवार हमारे इलाके में मौजूद मसाइल को हल कराएगा तो वोट का हकदार भी वही होगा। कैमरामैन टीम के साथ तुफैल अहमद कमरानी, GTV न्यूज़, टंडोलिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आज़मीन हज की सहूलत के लिए पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के दौरानिए को कम कर दिया है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक आज़मीन हज अपनी पहली या दूसरी खुराक के 28 दिन बाद अपनी मतलूबा वैक्सीन की इजाफी या बूस्टर खुराक हासिल कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आज़मीन हज की सहूलत के लिए पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के दौरानिए को कम कर दिया है। वो जज्बों की तिजारत थी, ये दिल कुछ और समझा था। लाहौर के वेलेंशिया लेयर क्लब में नौजवान गुलकार ऑन अली खान के डेब्यू सॉन्ग तिजारत की लॉन्चिंग तकरीब में मारूफ गुलकारों और टिकटॉकर्स ने शिरकत की। मोहम्मद ज़िशान नवाज की रिपोर्ट देखिए। आवाज की दुनिया में एक और सितारा जगमगाने के लिए आ गया। गुलकार अमानत अली खान और नोहा खान अली हमजा के छोटे भाई ऑन अली खान ने अपना पहला गाना लॉन्च कर दिया। गाने के साथ तकरीब में वेलेंशिया लेयर क्लब में म्यूजिक क्लब का भी इफ्तिताह किया गया। ऑन अली खान का कहना था कि उन्होंने गजल का इंतखाब क्यों किया। जब मैंने वो जज्बों की तिजारत थी, ये दिल कुछ और समझा था, उसे हंसने की आदत थी, ये दिल कुछ और समझा, तो इसकी शायरी को सुन के ना ऑटोमेटिकली एक स्टोरी बोर्ड भी ज़हन में पड़ रहा था। ऑन ने तकरीब में सुर बिखेर कर महफिल को 4 चांद लगा दिए। म्यूजिक डायरेक्टर और भाई अली हमजा और गुलकार अली अब्बास ने ऑन अली के डेब्यू सॉन्ग तिजारत की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सबको गुड लक बोलना चाहूँगा कि हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल की, काफ़ी मेहनत की और उसका आप देख ही रहे हैं रिजल्ट। रियाजत बहुत अच्छी की हुई है और बहुत दिल से बनाया गया है गाना, वीडियो भी बहुत अच्छा है। आपने इसका जुनून इसके वीडियो में भी देख लिया, इसके गाने में भी देख लिया है और मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं कि मौला इससे हमेशा कामयाबी और कामरानियां अता फरमाए। परवीन शाकिर की शायरी पर गाए गए गाने के कंपोजर ऑन के बड़े भाई अमानत अली खान हैं। तकरीब में गुलकार समेत टिकटॉकर्स ने भरपूर शिरकत की। कैमरामैन राना जैन के साथ मोहम्मद ज़िशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।